कैसा गया पेपर? पेपर तो बहुत इजी था। मजे आ गए होंगे एकदम। यस मैम, बढ़िया था इस बार। अच्छा, ठीक है। वैसे क्या रीजन है अब्दुल्ला? पेपर डिस्कशन ही तो है, देख लो। मम्मी। अब तो बारिश भी नहीं आ रही, अब कैसे बिजली नहीं है, लाइट नहीं है? अब तो सही है सब। आंधी बारिश तूफान कुछ नहीं आ रहा। इस बार टॉप पता नहीं। तुम लोग अपना देखा करो ना कि हम लोग कितना इम्प्रूव कर रहे हैं अपने स्पोर्ट्स में। रूही, जो आपका सिलेबस रह गया था क्योंकि आपके वहां पे लाइट नहीं थी, तो कर लिया वो कंप्लीट? बोलो ध्रुवी। कर लेना उसको। तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, बोलते क्यों नहीं हो तुम? एक सेकंड रुकना, कॉल। कौन बच्चा कॉल कर रहा है? हेलो। हाँ भैया, कॉल आई थी आपकी।
क्या कह रहे हो? आर्यन, मैम अभी अर्ची सर की ही कॉल आएगी 10 मिनट के पास। अर्ची सर की क्यों कॉल आएगी अभी तुम्हारे पास? मैम इस बार बच्चों की बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं ना, इसीलिए। मैथ्स में बढ़िया मार्क्स आए हैं? यस मैम, सभी की 90 प्लस है। अरे रुक जाओ, स्कोर कार्ड देखने दो तुम्हारा। किसका, कौन सा टॉपिक, कौन से चैप्टर का टेस्ट था? स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कल। 11th में था ना वो तो। सर कुछ नहीं बोलेंगे यस क्योंकि मैम। 11th कोर्स। ठीक है। कितने बच्चे आ गए क्लास में? मेरे 12 17। कोई बात नहीं, अगर वो 11th का है ना तो सर कुछ नहीं बोलेंगे। सर ने पढ़ाया नहीं है ना वो टॉपिक।
हेलो हेलो हेलो। अभी यस मैम। अभी तुम सब बच्चे प्रेशर में आ रहे हो क्या ज्यादा? कुछ ऐसा लग रहा है क्या? नो मैम। समृति का? अभी अभी एक स्टूडेंट की कॉल थी, स्टूडेंट से बात कर रहे थे। ठीक है। ना ना ऐसे नहीं, नो से कुछ नहीं होगा, सच सच बताओ। प्रेशर तो फील कर रहे हो ना अभी, स्कूल का, जेई का, दोनों का है, सबको ऐसा लग रहा होगा ना। देखो ठीक है, सबकी लाइफ में टफ टाइम्स आते हैं ना, कुछ एक महीने के लिए। अब टीचर्स भी तुम्हें, जब तक तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स चलेंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं दे करेंगे, ठीक है। अपना एक हफ्ते दो हफ्ते, जब तक तुम्हारा, मैंने तो शायद जिन बच्चों से मेरी मेंटरशिप थी, मैंने तो उनको बोला भी है कि तुम लोग, जैसे शायद धनंजय की थी, तो मैंने उसको बोला था कि 15 दिन तुम अपने स्कूल का पढ़ो, बट वो स्कूल का ऐसे पढ़ लो कि तुम्हारे जेई का थ्योरी रिवाइज हो जाए ना। तो ज्यादा टेंशन मत लो, अगर तुम्हें लग रहा है कि इन 2 हफ्तों में ज्यादा लोड मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, तो इट्स ओके। काम मतलब यहाँ की डीपीपी कुछ दिन नहीं करोगे तो फाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा लोड ना लो, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। ये ना हो कि इतना स्ट्रेस ले लो, इतना कुछ कर लो कि ड्रॉप एकदम यही लगे कि जे जेई होएगा ही नहीं, सेल्फ डाउट आने लगे, है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। बोलो। Yes. बाकी यस सुनिधि, मैम। ऐसा समृति का ऐसा लगता है क्या? समृति का से सुनना चाहूंगी, समृति का यस मैम। कैसा लगता है बताओ। मैम ऐसे लगता है, कैसे लगता है? बोलो। आजकल स्कूल का तो कम है मैम, पर हम्म। इधर का ज्यादा होता है आजकल। सिमरन इतनी जल्दी क्यों आई हो आज? नहीं मैम, मैंने तो पहले से ज्वाइन किया था, अभी अच्छा, एंड हो गया। ठीक है, इट्स ओके। तो समृति का स्कूल का, और देखो, जब तुम्हें लगे ना, कि जब तुम्हें लगे कि स्कूल का अब बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्यादा काम आ रहा है, तो तुम कुछ दिन तक यहाँ का काम छोड़ दो, ठीक है। और जब तुम्हें लगे कि स्कूल का काम कम हो गया है, तो यहाँ का काम पिकअप कर लो, पेसअप कर लो, उठा लो, है ना, ऐसे कर नहीं मैम, सकते हो। आजकल स्कूल का काम मैं स्कूल में करके आ जाती हूँ। अच्छा, ये तो बढ़िया है। ठीक है, चलो आओ टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। पंद्रह मिनट तो ऐसे ही चले गए। क्वेश्चन नंबर 1। मैं तुम्हारी क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, वरना फिर तुम बोलते नहीं हो, बोरिंग बना देते हो क्लास। करें? देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 2 प्लैनेट्स हैं जिनके मास दिए हुए हैं दिस एंड दिस, एंड रेडियाई दी हुई है ए एंड 2a। द सेपरेशन बिटवीन देम इज 10a, मतलब इनके बीच में जो सेपरेशन है, मान लो ये इसका मास m, इसका मास 16 है, और इनके बीच में सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 10a। एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको हम फायर करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ लार्जर प्लेनेट टुवर्ड द स्मॉलर प्लेनेट। तो यहाँ की इसकी सरफेस से फायर करी जाएगी कोई छोटी सी बॉडी जिसका मास m है, फॉर द बॉडी टू एबल टू रीच द सरफेस। अब ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस को कहाँ पहुंचा दे, स्मॉलर प्लेनेट के सरफेस पे पहुंचा दे। तो ये बताओ कि मिनिमम फायरिंग स्पीड कितनी चाहिए, है ना।
मिनिमम फायरिंग स्पीड, तो हमें मिनिमम फायरिंग स्पीड चाहिए। देखो किसी ने मंगलयान मूवी देखी थी? मंगलयान आई थी एक मूवी 12, तुमने देखा होगा तो कभी? हाँ, नहीं, जिसने देखी थी मैम वो मिशन मंगल थी। ओके, मिशन मंगल, ठीक है। मिशन मंगल वाली मूवी में क्या करते थे हम लोग, सुन लो, हम लोग क्या करते थे, वो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने एक चीज बताया था कि हम लोग किसी मान लो कोई भी आपको अपना ऑब्जेक्ट है या कोई भी सैटेलाइट है, वो तुम्हें किसी और प्लेनेट तक पहुंचाना है, बट यू डोंट हैव दैट मच फ्यूल, उतना फ्यूल नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, कि हम उसको उस प्लेनेट तक पहुंचा सके, या तुम्हें अपनी कॉस्ट कट करनी है। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या बोला कि हम लोग उस प्लेनेट की क्या यूज करेंगे, ग्रेविटेशन फील्ड, है ना, उस प्लेनेट की ग्रेविटेशन फील्ड यूज करेंगे, और वो प्लेनेट खुद उस ऑर्बिट को क्या करेगा, अपने पास खींचेगा। भाई ग्रेविटेशन फील्ड का मतलब ही क्या है, ग्रेविटेशनल पुल, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास में मास है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके का ही कुछ यहाँ पर तुम्हें लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ऐसा पॉइंट निकाल लें जिस पॉइंट पर मान लो कोई पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इन दोनों मासेस की वजह से लगने वाली फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाए, किसी पॉइंट पर बराबर हो जाए। मेरी बात सुनो, जहां एक ऐसा पॉइंट निकालो जहां पर इन दोनों मासेस की वजह से लगने वाली ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर हो जाए, और ये इक्वल एंड अपोजिट होंगी, क्योंकि देखो इस छोटे मास को ये वाला भी कैपिटल एम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको मान लो जी कैपिटल एम, ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा 16m वाला, है ना, जी 16m, ये दोनों अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन होगा क्या, इस पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या है कि जैसे ही पार्टिकल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, सिर्फ कौन सी फोर्स इसको अट्रैक्ट करने लगेगी, इस कैपिटल एम वाली फोर्स, है ना भाई, इक्वल एंड अपोजिट है। इसके बाद जाते ही कौन सा फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, स्मॉल एम वाला डोमिनेट कर जाएगा। मतलब बस तुम्हें अपने पार्टिकल को कंप्लीट इस 10a की दूरी को कवर नहीं कराना, तुम्हें अपने पार्टिकल को सिर्फ कहां तक पहुंचाना है, मेरी बात समझ में आई, तुम्हें इस पार्टिकल को पूरा 10a की दूरी वाली वेलोसिटी नहीं देनी, तुम्हें अपने पार्टिकल को वो वेलोसिटी देनी है तुम्हारा पार्टिकल सिर्फ कहां पहुंच जाए, उस पॉइंट तक पहुंच जाए जहां पर दोनों की फील्ड आपस में बराबर हो रही हो। उसके बाद तो कैपिटल एम अपना काम खुद कर लेगा। बात समझ गए? तो सबसे पहले वो पॉइंट फाइंड करेंगे कि कहां पर वो फील्ड 0 होगी, ठीक है, नेट। तो मान लेते हैं कि वो 16m से कितनी दूरी पे मान ले, x दूरी पे मान लो, ठीक है, तो वो कैपिटल M से कितनी दूरी पे हो जाएगा ये पार्टिकल, 10 माइनस एक्स की दूरी पे हो जाएगा। तो देखो क्या करोगे आप, ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर करनी है जी स्मॉल m 16 कैपिटल M अपॉन कितनी दूरी है भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन यहां से यहां तक कितनी दूरी आएगी, 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, करेक्ट। क्या यहां से हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कितना आएगा x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू निकालो, 16 इक्वल्स टू x अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इस 16 को 4 लिख सकती हूँ, इसका होल स्क्वायर, ये कट गया यहाँ से, तो ये कितना बना देखो 40 माइनस 4x इक्वल्स टू x, तो ये 40 इक्वल्स टू 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8 आ गई। तो यानी x की वैल्यू कितनी रही होगी, 8a, है ना। तो मतलब तुम्हें अपने पार्टिकल को सिर्फ कहां तक पहुंचाना है, इस 8a की दूरी पे पहुंचाना है, ना कि 10a की दूरी पे। तो अब इस 8a पे पार्टिकल को पहुंचाना है, इस पॉइंट पे क्या लगाओ, a पॉइंट पे अब क्या लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन तो लगाएंगे ही। अब एनर्जी कंजर्वेशन को कहां से लगाओगे, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे एनर्जी कैसे कंजर्व करोगे बताओ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। बताओ इनिशियली जब ये पार्टिकल तुम्हारा सरफेस पे था, इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी तुम दोगे कितना, हाफ एम बी स्क्वायर, वही हमें निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, इस स्मॉल एम के पास इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अब देखो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम लेके चलते हैं नेगेटिव में, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर कैसी पोटेंशियल एनर्जी है, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, बाउंडिंग एनर्जी होती है, जिसे हम नेगेटिव से लिखते हैं, ठीक है। तो कितना एनर्जी है बताओ, दोनों प्लैनेट्स की वजह से होगा, 16m की वजह से भी होगा और स्मॉल m की वजह से भी होगा, करेक्ट, यस और नो? यस मैम। हाँ, तो पहले बताओ इसकी वजह से लिखते हैं 16m की वजह से। 16m की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, g स्मॉल m 16m अपॉन डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है भाई, रेडियाई कितनी है, देखो 16m वाले की रेडियाई कितनी है, 2a। तो ये पार्टिकल कितनी दूरी पे है यहाँ से, 2a दूरी पे, तो यहाँ क्या लिखोगे 2a माइनस, अब इस स्मॉल m की पोटेंशियल एनर्जी इस कैपिटल M वाले की वजह से कितनी दूरी पे है, आप लिखोगे माइनस जी एम कैपिटल M अपॉन कितना a आएगा भाई, 8 पक्का? मैम 8 ही तो आएगा, 10 पूरा है। हाँ 8a आ जाएगा यहाँ से, ये लो इक्वल्स टू, अब लगाओगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल। भाई हमें a पर क्या, हमें a तक पहुंचाना है, मतलब हम फाइनल एनर्जी क्या करना चाहते हैं, जीरो, फाइनल एनर्जी जीरो करना चाहते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब a पॉइंट पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे ड्यू टू बोथ द प्लैनेट्स, बोथ प्लैनेट्स की वजह से निकालनी है। देखो अब माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M से कितनी दूरी पे हो गया, अगर ये दूरी 8a आई है तो 10 में से 8 माइनस करो कितना आया, 2a, तो यहाँ क्या लिखोगे 2a, ठीक है, माइनस जी एम 16m से ये पार्टिकल कितनी दूरी पे है भाई, 8 तो यहाँ क्या लिखोगे 8a, ठीक है। अब देखो यहाँ से तुम्हारे पास सारी इक्वेशंस है, क्या v की वैल्यू नहीं आ सकती, आराम से आ जाएगी, यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन से आप लगा निकाल सकते हो। सॉल्व करो सारे जन, नहीं होगा ना बिग प्लैनेट से, बिग प्लैनेट से देखो ये टोटल दूरी सेंटर टू सेंटर 10 है, सेंटर टू सेंटर 10 है, इसके सेंटर से यहाँ तक ये x 8 आया है, तो भाई टोटल यहाँ से 2 ही तो बचेगा, 9 क्यों आएगा, 2a ही तो आएगा यार, 9 क्यों होगा, दूसरा टर्म कौन सा, 16m ये वाला, gm 16m, अच्छा ये 9 क्यों होगा, आपकी a दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ 16m, देखो 16m से a की दूरी कितनी आई है, अभी x की वैल्यू निकाली थी जो 8 आई है ना, तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी भाई, 2 ही तो बचेगी, टोटल डिस्टेंस 10 है, तो टोटल डिस्टेंस 10 है तो ये 2 तो बचेगी, हाँ मैम रेडियस अलग अलग है। क्या अलग है, मैम रेडियस सेंटर, मैम प्लैनेट का रेडियस अलग अलग है मैम, उसका ए एम छोटे वाले का। या हाँ इसका a है ना, सेंटर देखो एक सेकंड रुक जाते हैं चेक कर लेते हैं, ये दोनों सेंटर टू सेंटर 10 a की दूरी पे है, ठीक है, और इसके सेंटर से ये a पॉइंट जो हमने फाइंड किया है, इसके सेंटर से ये कितना आया है 8a, ठीक है, तो ये बेशक इसका सेंटर a हो, मतलब इसकी दूरी बेशक a हो, इसके सेंटर से ये दूरी a ही तो बचेगी, अगर टोटल 10 है तो, बात तो सुनो, हाँ भाई ये पार्टिकल इस वाले के सेंटर से यहाँ से कितनी दूरी पे होगा, 2a की भी तो होगा, इस सेंटर टू सेंटर दूरी है ना, एक बार सॉल्व करो कितना आंसर आता है, मैम डी ऑप्शन आ रहा है। क्या कह रहा है, फॉर द स्मॉलर बॉडी, हाँ तो यही तो पूछा है मैम, हमें तो फाइनल स्मॉल प्लैनेट के सरफेस तक पहुंचाना है, अच्छा हमें सरफेस तक, सॉरी फॉर द बॉडी टू बी एबल टू रीच द सरफेस ऑफ द स्मॉलर प्लैनेट, हाँ ये ठीक है, हाँ हमें ना स्मॉलर प्लैनेट के सरफेस तक पहुंचाना है, तो ये सिर्फ यहाँ पे 9, ये तो 8a ही रहेगा, ठीक है,
बेटा बेशक सरफेस पे पहुंचाना हो, लेकिन इसकी वजह से जो वो रहेगी ना डिस्टेंस, वो सेंटर से ही लोगे ना। इससे डी ऑप्शन आ रहा है, और आंसर क्या है? डी ऑप्शन ही है पक्का इसे सॉल्व करके डी आ रहा है ना? मैम। अभी भी करा है, पहले भी करा था। डी ही आएगा। ठीक है, देखो हमें बेशक सरफेस से पहुंचाना हो, लेकिन हम डिस्टेंस तो सेंटर टू सेंटर की लेंगे गर्भ। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, सॉल्व कर लेना इसे। ठीक है, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे आओ। नाइन वाइन नहीं लेंगे। सेकंड कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ then the height of the earth surface at which the acceleration due to gravity decreases by 20%। मतलब ये कह रहा है कि मान लो मेरे पास ये अर्थ है, हम इस अर्थ की रेडियस अगर मान लेते हैं कि अर्थ की रेडियस है कितना, ध्यान से सुनना, r। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, इसके सरफेस पे हमारे पास कितनी एनर्जी, कितना ग्रेविटेशन वो होता है, g की वैल्यू g/r²। अब ये कह रहा है कि हम इसको h हाइट और ऊपर लेके जाते हैं। देन देखो r इज द रेडियस, देन द हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस एट व्हिच द ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन बिकेम 20%। 20% घट जाए। अच्छा देखो डिक्रीज बोला है, घटनी चाहिए 20%। ठीक है, तो सपोज करते हैं हम इसको और कितनी हाइट पे ले जाते हैं, h हाइट पे ले जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन की वैल्यू लिखोगे g' इक्वल्स टू gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। बस ये g' कितनी है, देखो 20% क्या हुई है, 20% कम हो गई ना। तो 20% कम होने का मतलब क्या है, कितनी रही होगी, 80%। भाई 20% कम हो गई तो उस पॉइंट पे 80% रही होगी, तो यानी 80/100 ऑफ g। ठीक है, इक्वल्स टू gm। यहां से देखो मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, r² कॉमन, r यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं, r को r² कॉमन निकाल लू, यहाँ से क्या बचेगा, 1 + h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये gm/r² मेरी क्या बन जाएगी, जी की वैल्यू, g की वैल्यू। इस g की वैल्यू से ये g कट जाएगा, और ये मेरा यहाँ पे कितना आया देखो 4/5 इक्वल्स टू कितना बचेगा, ये r प्लस h का होल स्क्वायर और ऊपर किसका, r का स्क्वायर। तो यहां से क्या लिख सकते हो भाई, 2/√5 इक्वल्स टू r अपॉन r प्लस h हो जाएगा। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, करेक्ट। यस। बाकी के बच्चे देख लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो ना। हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अब देखो क्या आंसर आता है इसका, 2r प्लस 2h इक्वल्स टू 5√r। टू एच इक्वल्स टू √5 r माइनस 2r। तो ये आया √5/2 माइनस 1r। यही आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 1 आ गया, ये ऑप्शन सबका। ठीक है, बस यही करना था यहाँ पे। तो जब भी आप अगर किसी h, हाँ तो कभी भी जब ऊपर के लिए हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना हो, तो बस एक ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, ऊपर जाके gm r प्लस h² हो जाता है, और सरफेस पे सिर्फ कितना रहता है ग्रेविटी की वैल्यू, gm/r²। देखो जिसे नहीं पता ना, वो भी फॉर्मूले याद करते चलो साथ के साथ। आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन भी इजी था, बन गया होगा सबका। 20/100 दिया था, नहीं 20/100 तब करते जब उस पॉइंट पे वो वैल्यू एक्चुअली होती, ये डिक्रीज हुई है तो उस पॉइंट पे बचेगी 80। ठीक है, आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। एक बॉडी का वेट 700 ग्राम है सरफेस पर, तो यानी हमारे पास वेट यानी mg होता है, और सरफेस पे ग्रेविटी में सपोज करो 10 लेके चलती हूँ, तो यानी 70 ग्राम क्या होगा उसका मास होगा। ठीक है, तो मेरे पास मास कितना आया, 70। बोलो, अब कहते हैं कि हाउ मच विल इट वेट ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट हुज मास इज दिस एंड रेडियस इज दिस। तो यानी तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा भाई, g' निकालो। तो कैसे,
ग्रेविटेशन कांस्टेंट सेम रहेगा, मास कितना चेंज हुआ है 1/7 ऑफ मास ऑफ अर्थ, और रेडियस कितने से चेंज हुई है हाफ ऑफ द अर्थ, तो ये कितना हो जाएगा r²/4, तो 4 को ऊपर ले जाओ, तो gm/r² क्या हो गया g' इक्वल्स टू 4/7 इंटू जी, ये तुम्हारी ग्रेविटी की वैल्यू है। तो W कितना आ जाएगा, देखो W' इक्वल्स टू मास चेंज नहीं होगा, मास 70 रहेगा, g' कितना आया 4/7 इंटू 10, तो आई थिंक ये वैल्यू कितनी आ गई भाई 400 ग्राम आ गया। बोलो g' निकालना था तुम्हें, मास चेंज नहीं होगा, करेक्ट, मास तो उतना ही रहेगा, तो मास यहाँ से 70 ग्राम आ गया, तो अब उस प्लेनेट पे g' निकाल लो। बोलो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन है? यस मैम। देखो ग्रेविटेशन बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, और क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से, जिसको ना है पूछ लेना। तो फॉर्मूला तुम्हारे पास एक ही है ग्रेविटेशन का, यही फॉर्मूला है, G इक्वल्स टू gm/r²। तो अगर दूसरे प्लैनेट का पूछे तो बस तुम्हें g' इक्वल्स टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट चेंज नहीं होता, m' अपॉन r' का स्क्वायर करना है, जो वैल्यूज गिवन है वो लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कोई सैटेलाइट है जिसके पास फ्यूल नहीं है बट वो फिर भी ऑर्बिट करता रहता है, क्यों ऑर्बिट करता रहता है? मान लो कोई भी ये प्लैनेट है और कोई भी सैटेलाइट क्यों ऑर्बिट कर रहा है भाई, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, है ना, ग्रेविटेशनल पुल है उनके पास, तभी तो वो ऑर्बिट कर रहे हैं। रीजन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द सैटेलाइट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सब सही करके आए होंगे इसको, ऑप्शन नंबर यस मैम। ए ऑप्शन बिल्कुल। तो यहाँ पर हम करते क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स को किसके बराबर करते हैं, एफ सेंट्रीपिटल के। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना Gm1m2 अपॉन r², m1m2 यानी तुम्हारा सैटेलाइट और तुम्हारा प्लेनेट, इन दोनों के बीच में लगाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना मिलेगा तुम्हारे उसको सैटेलाइट को, यहाँ पे सैटेलाइट का मास आता है mv²/r, और ये जो r होती है याद रखना सेंटर टू सेंटर वाली डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ये वेलोसिटी निकालते हो, ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, इसी का नाम ऑर्बिटल वेलोसिटी है, समझे। सैटेलाइट के मास से सैटेलाइट का मास कट गया, तो देखो वेलोसिटी ऑर्बिटल कितनी आई, √of g मास ऑफ कौन gm/r। √gm/r। m क्या है, कैपिटल M क्या है, प्लेनेट का मास, ठीक है। r इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो ये तुम्हारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसी को ही ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ आर 2r एंड 4r, ठीक है। ये मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। Where r is the radius of the earth and m is the mass, find the radius of curvature at a point of maximum distance is। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? पहली बात, अटेम्प्ट किया था ये क्वेश्चन, मैंने तुमसे बोला था कि मैंने तुमसे बोला था बस 4 टॉपिक करके जाना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और बस मेन तो यही बोले थे, यही करके जाने थे, पूरा पेपर इसी पे ही आया है और आगे भी इसी पे ही आता है कि यही टॉपिक है करने वाले। देखो मान लो तुम्हारे पास इस तरीके से कोई ऑर्बिट है, ठीक है, और ये तुम्हारी अर्थ है सपोज करो, और ये ऐसे ऑर्बिट कर रहा है, तो ये कह रहा है मिनिमम, मान लो ये मिनिमम डिस्टेंस है विच इज 2r, ठीक है, और ये क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी 4r। अब सबने कैपलर्स का सेकंड लॉ तो पढ़ा होगा, कैपलर्स का सेकंड लॉ तो सबने पढ़ा है क्या, और नहीं भी पढ़ा तो देखो क्या है, जैसे ही प्लेनेट तुम्हारा अर्थ के पास आता है, मतलब कोई भी तुम्हारा सैटेलाइट अगर अर्थ के पास आएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है इस टाइम पे, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जब पास में आता है तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर स्पीड है va, ठीक है। जब पार्टिकल दूर रहता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिग्री। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है vb, इसकी
इसकी स्पीड इस पॉइंट पे मान लेते हैं वीबी है। अब क्या यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं? एंगुलर कंजर्वेशन लगा सकते हो, लगाओ। इसका मास लिखोगे यहाँ पे m, वेलोसिटी कितना है va, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 2r। ये किसके बराबर होगा? m, इस पॉइंट पे वेलोसिटी vb, और ये दूरी देखो एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला ही तो ये तो होता है mvr, तो वही लगाएंगे यहाँ पे। तो मास वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, तो मास तुम्हारा m, कैपिटल M, वेलोसिटी va इस पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस 2r। जब दूर है तो पार्टिकल मान लो वेलोसिटी vb है, और ये दूरी यहाँ पे कितनी है 4r। तो यहाँ से v और vb में वो निकालो कितना आएगा। m इज योर मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो m से m चला गया, और r से r चला गया, और ये 2 से 2 चला गया। तो va तुम्हारी आई किसके बराबर? 2vb के बराबर, ठीक है। ये वेलोसिटी, तो भाई va देखो ऑलरेडी ज्यादा है, तो यही हम कह रहे थे कि va क्या हो जाती है, जैसे ही प्लेनेट के पास कोई भी पार्टिकल आता है तो उसका पुल स्ट्रांग हो जाता है और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो va इक्वल्स टू 2vb, एंगुलर मोमेंटम शुड बी कंजर्व। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, अब और क्या कंजर्व कर सकते हैं बताओ? एनर्जी तो कंजर्व रहेगी रहेगी थ्रू आउट द मोशन, तो एनर्जी भी कंजर्व कर लो। कहाँ कहाँ पे? ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। कैसे करोगे? अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। ए पॉइंट पे कितना वेलोसिटी है? हाफ m, स्मॉल m, सैटेलाइट का आएगा वेलोसिटी, a इंटू स्केयर। कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है दोनों के बीच में? मास सैटेलाइट और अर्थ के बीच में, देखो पोटेंशियल, एनर्जी कंजर्व लगा रहे हो ना, तो सैटेलाइट और अर्थ के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस का साइन g, कैपिटल मास ऑफ अर्थ, स्मॉल इज द मास ऑफ सैटेलाइट, इनके बीच की दूरी कितनी है? 2r, इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? बी पॉइंट पे भी एनर्जी कंजर्व रहेगी, देखो हर पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व है, तो ए पॉइंट का टोटल एनर्जी बी पॉइंट के टोटल एनर्जी के बराबर होगा। तो बी पॉइंट की टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ m vb स्क्वायर माइनस g m स्मॉल m अपॉन यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया? 4r। क्या यहाँ से तुम va नहीं निकाल सकते? आपके वेलोसिटी को चेंज कर लेना, या तो va को vb लिख लो या vb को va। तो यहाँ से कौन सी वेलोसिटी निकाल सकते हो? कोई भी एक, बताओ कौन सी निकालोगे? कोई भी निकाल लो जो तुम्हारा मन करे, कर लोगे। यहाँ से वेलोसिटी निकालो, मान लो सपोज करो तुमने va निकाल ली, va की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी आगे सवाल में क्या कह रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी जब मैक्सिमम डिस्टेंस कब है? vb पे, तो यानी तुम्हें vb चाहिएगी भाई, इसका मतलब यू हैव टू कैलकुलेट vb। va आ गया तो तुम vb भी निकाल लोगे। सपोज करो va आया था तुम्हारा, vb तुम्हारा आया है x, ठीक है, x की vb आया है, तो अब क्या करोगे भाई? vb निकालने के बाद आपको क्या करना है? f सेंट्रीपिटल को किसके बराबर करोगे? f ग्रेविटेशन के। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा होगा भाई? स्मॉल m, वेलोसिटी v का स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस 4r, ठीक है, इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पुल कितना लगेगा? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितनी दूरी है? 4r का स्क्वायर। बोलो, यहाँ पे m से m चला जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी निकालोगे इन टर्म्स ऑफ GMR, तो यहाँ से तुम्हारे पास r की वैल्यू मिल जाएगी, तुम्हें आपको r की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। बताओ, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो va की वैल्यू तुम्हें मिलेगी कुछ, तुम्हारे आंसर शीट में है 2/3 GM/R, यही मिल रहा है va, 2/3 GM/R। तो इस vb को क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ पे 2/3 GM/R इंटू 4r इक्वल्स टू GM अपॉन ये 4 + 16r स्क्वायर, ठीक है। देखो सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये r स्क्वायर से ये r, हाँ vb रखना है, vb रखना है। vb की वैल्यू कितनी है?
आधी हो जाएगी ना। देखो ये जो वी ए जितनी आई है उससे 1/2 हो जाएगी ना। रिलेशन देखो, वी ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वी बी। अगर वी ए आ गई तो वी बी इसका हाफ हो जाएगा ना। ये लो, वी बी कितने बन गया, 1/2 ऑफ √2/3 GM/R। देखो कंफ्यूज मत हो ना, बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये इक्वेशन कैसे आई ये बताओ, अगर नहीं आई तो कैसे आई। एनीवन हैव कंफ्यूजन की ये इक्वेशन कैसे लिखी एनर्जी कंजर्वेशन की? सुन बैठे हो, बोलो। मैम यहाँ पे तो पार्ट, यहाँ तो तुम्हारा ये और जीरो हो ही नहीं सकती, वो तो हमेशा घूम रहा है ना, तो उसके पास तो वेलोसिटी ऑलवेज है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमेशा रहेगी। अब कौन से क्वेश्चन में जीरो करी थी? फर्स्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसलिए जीरो करी थी क्योंकि वहां तक हम पार्टिकल को फाइनली पहुंचा रहे हैं। अगर तुम देखो, अगर तुम्हारे पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, वो आगे तक जा रहा है, यहाँ पे हमें इस पार्टिकल को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक पहुंचाना था, खुद से तो जाएगा नहीं भाई। किसी में रॉकेट में लेके तो छोड़ते हो कि रॉकेट में लेके जा रहे हैं किसी सैटेलाइट को, तो रॉकेट को फ्यूल चाहिए। तो हमें ये निकालना था कि हम मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें उस पार्टिकल को, मिनिमम स्पीड। भाई मैक्सिमम तो तुम इतनी दे दो कि वो पार्टिकल कहां तक पहुंच जाए, इस कैपिटल एम तक पहुंचा दो सीधे। तो इसमें तुम्हें फिर क्या करना पड़ता, तुम्हें ये जो तुमने ये नल पॉइंट निकाला है ना, ये नहीं निकालना पड़ता, फिर सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते कि प्लेनेट ए से चलेगा और प्लेनेट बी पे जाके एनर्जी को जीरो करना है। काइनेटिक एनर्जी जीरो तो करवाओगे, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी तो वो एक प्लेनेट पे पहुंचेगा थोड़ी, वो तो उससे आगे निकल जाएगा। मेरी बात सुनो, किसी पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है और तुम उससे कह रहे हो कि तुम्हें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो तो करवाओगे जहां तक पहुंचाना। आगे निकल जाएगा। हाँ, वरना आगे निकल जाएगा, वो रुकेगा थोड़ी। तो जहां तक पहुंचाना होता है, तो अगर वहां पहुंचा दिया तो वहां फाइनली वेलोसिटी जीरो करनी होगी, ठीक है, इस वजह से। ओके, तो यहाँ पर इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, यहाँ पर रहेगी वेलोसिटी दोनों पॉइंट पे, ए पर भी है और बी पर भी है। अब बताओ, समझ में आया? यस तो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लगानी है तुम्हें वी निकालने के बाद। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट इतना भी लेंथी नहीं था। नेक्स्ट पे आओ। मैं अब तुम्हें कैलकुलेशन तो नहीं कराऊंगी, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, फिजिक्स है। अब क्या कह रहा है, गैस एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट, गैस, ओके, इट एक्वायर्स एन एस्केप वेलोसिटी। तो देखो एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले वो समझते हैं कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। क्या होती है एस्केप वेलोसिटी? कि हम क्या चाहते हैं कि पार्टिकल क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके बाहर निकल जाए, है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके बाहर चला जाए, हमें नहीं पता कहाँ जाए। मान लो ये तुम्हारा अर्थ है, तुम इस पार्टिकल, ये यहाँ से रेडियस आर है, तुम किसी पार्टिकल को कहाँ भेजना चाहते हो, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भेजना चाहते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ से वो वेलोसिटी चाहिए जिसे हम एस्केप वेलोसिटी देते हैं, कि अगर आपने इस पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी से छोड़ा तो तुम्हारा पार्टिकल एटमॉस्फेयर को एस्केप करके किसी और स्पेस में चला जाएगा, ठीक है।
तो ये वेलोसिटी कितनी थी। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करते हैं, एनर्जी का कंजर्वेशन, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं। कैसे देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो दोगे, क्योंकि जब भी तो गैस या कोई भी पार्टिकल ऊपर जाएगा तो वो इनिशियल वेलोसिटी ही एस्केप वेलोसिटी होगी, हाफ mv स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, इस स्मॉल m और इस कैपिटल मास में, माइनस gm कैपिटल M अपॉन कितनी दूरी पर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r, अर्थ की रेडियस पे। अब मुझे बताओ फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी पार्टिकल की, बताओ कौन बताएगा, मैम 0। ऋषि बताओ। मैम 0। हाँ मैम 0। जीरो होगी। जीरो क्यों होगी, हमें कोई मतलब नहीं है कि पार्टिकल फाइनली कहाँ जाके रुकेगा, मेरी बात समझे। ये तो तुम्हें पता है, अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट की वेलोसिटी दोगे तो वो हमेशा तो उस वेलोसिटी से नहीं घूमेगा ना, जो तुमने वेलोसिटी दी है वो तो एक टाइम पे जाके जीरो होनी है, ठीक है। तो हमें नहीं पता वो फाइनली कहाँ जाके जीरो होगी, हम क्या लिखते हैं, फाइनली काइनेटिक एनर्जी नहीं है उसके पास, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई, gm कैपिटल M अपॉन डिस्टेंस। अब वो पार्टिकल इतना दूर चला जाएगा कि मैं इस r टेंड्स टू को क्या ले सकती हूँ, इन्फिनिटी, और जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, यहाँ पर 0। तो इस केस में तुम्हारे पास जो वेलोसिटी निकल के आती है विच इज अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल M अपॉन r, ये निकल के आती है, और इसी को क्या नाम देते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो अब देखो ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, क्या प्लेनेट के मास पे डिपेंड कर रही है, कैपिटल M इज मास ऑफ प्लेनेट, बिल्कुल मास ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करेगी। क्या पार्टिकल के मास पर डिपेंड कर रही है, नो मैम। नहीं कर रही। तो पार्टिकल के मास पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, फॉर्मूला भी चेक कर सकते हो। टेम्परेचर ऑफ द प्लेनेट नहीं करेगी। क्या रेडियस ऑफ द प्लेनेट पे करेगी, बिल्कुल करेगी, Yes, फॉर्मूले में yes, आ रहा है, तो यानी फर्स्ट एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज प्रोपोर्शनल टू 1/r बट नॉट 1/r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो तुम्हें फोर्स है ना वो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर की जगह r दे दिया। कह रहे हैं कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी बताओ। तो ऑर्बिटल स्पीड अभी बताया है, ग्रेविटेशनल फोर्स को किसके बराबर करना होता है भाई, सेंट्रीपिटल के। तो सेंट्रीपिटल में मान लो तुम्हारा अर्थ का ये me है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, mv स्क्वायर बाई r। तो r से r चला गया, एक m से m चला जाएगा, तो वेलोसिटी किसके बराबर आई, अंडर रूट ऑफ gm। क्या r पे डिपेंडेंट हो रही है, नहीं हो रही, r की पावर कितनी आएगी। तो याद रखना जब बात हो ऑर्बिटल स्पीड की, जब बात हो ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी की, तो क्या करना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल के बराबर। जब बात हो एस्केप वेलोसिटी या फिर किसी भी वेलोसिटी, उस पार्टिकल को वहां तक पहुंचाना है तो क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक लेके जा रहे हैं तो क्या, तब क्या लगाएंगे, तब लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। उस मैम केस वो में आपने E/r² नहीं होता फोर्स को, क्या, हाँ मैम फोर्स लिखा ना, वो तो m1 m2/r² होता है। हाँ, तो बट इसने कहा है ना कि 1/r स्क्वायर नहीं लेना, 1/r लेना है फॉर्मूले में। ओके मैम। वो गिवन है कि 1/r लोगे अब की बार, वो 1/r क्यूब भी दे देगा तुम्हें, वो कहेगा 1/r4 लो, तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 8, टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट शुड हैव सेम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो चलो टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन ऑर्बिटल स्पीड, बोलो सही है ना भाई, ऑर्बिटल स्पीड और डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, दो प्लैनेट्स के बीच के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस मैं मान लेती हूँ विच इज r, तो कितना होगा 2 पाई कैपिटल R, मानो कि स्मॉल स्मॉल ले लो, 2 पाई स्मॉल r। ऑर्बिटल स्पीड अभी निकाली है कितनी, अंडर रूट ऑफ g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। तो टाइम पीरियड देखो कितना आया, 2 पाई अंडर रूट gm
और ये r की पावर कितना आया यहाँ से 3/2 लिख सकती हूँ क्या मैं? r की पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो अब बताओ टाइम पीरियड अगर एक ही प्लैनेट के 3-4 सैटेलाइट्स हैं तो क्या उनका टाइम पीरियड सेम रहेगा? देखो जरा, अर्थ के अगर 4 सैटेलाइट हैं क्या सबका टाइम पीरियड सेम रहेगा कि अलग रहेगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो। अलग। मैम सेम रहेगा। भाई कैपिटल M यानी मास ऑफ अर्थ सबके लिए सेम है, अर्थ का मास कैपिटल G सबके लिए सेम है। बात आई रेडियस, तो मतलब अगर सेम ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इफ दे आर इन सेम ऑर्बिट, तो r भी क्या रहने वाला है? फॉर सेम ऑर्बिट, सेम। r भी सेम है ना सेम ऑर्बिट के लिए, तो ऑप्शन ए इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन ए ट्रू है। बी में देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ट्रू। रेडियस ऑफ ऑर्बिट मैंने कहा था कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेनी है विच इज योर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बताओ इसका, बताओ। फॉल्स। मैम सी ऑप्शन में डाउट हो रहा था, ए और बी में से फिर ए कर दिया, लेकिन सी था वो आंसर। ये बताओ कि सी सही है कि गलत है? अभी तो तुम्हें डेरिवेशन सिखाया है, तो आपको इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी लेनी है ना कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है। तो भाई पार्टिकल, तो ये तो बिल्कुल डिपेंड कर रहा है कि तुमने पार्टिकल को कितनी हाइट से छोड़ा है। एस्केप वेलोसिटी तो उस पर डिपेंड करेगी ही करेगी, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है फॉर्मूले में। आप जितनी आप सरफेस से छोड़ रहे हो, आप सरफेस से h हाइट ऊपर छोड़ रहे हो, आप कहाँ छोड़ रहे हो वो तो डिपेंड करेगा ही करेगा, बिकॉज यू आर टेकिंग पोटेंशियल एनर्जी अंडर कंसिडरेशन, राइट। तो ऑप्शन सी शुड बी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, तो सी फॉल्स होगा। तो अगर तुम्हें और कुछ भी नहीं आ रहा था तो सी फॉल्स देख के बी ठीक कर देते। मैम ऑल्टीट्यूड ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब क्या बोल रहे हैं, एक बार बताना। हाँ, ऑल्टीट्यूड ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है कि जिस पॉइंट से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो क्या उसकी हाइट देखेंगे कि नहीं देखेंगे, उसकी हाइट। जैसे कि सपोज करो ये तुम्हारा प्लेनेट है, तुमने एक पार्टिकल को छोड़ा प्लेनेट के सरफेस से, ठीक है। तुम दूसरे प्लेनेट को छोड़ रहे हो, सॉरी दूसरे पार्टिकल को छोड़ रहे हो इस सरफेस के h हाइट ऊपर, तो दोनों केस में एस्केप वेलोसिटी अलग आएंगी। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में क्या लिखा है तुमने? एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी इस पार्टिकल की इनिशियली? Gm कैपिटल M अपॉन डिस्टेंस देखो कितना है r प्लस h। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? Gm अपॉन r, माइनस के साइन लगाना बोलना। अब समझ में आया यस मैम, समझ गया। सबको? मैम इसे ऐसा भी बोल नहीं सकते कि हाइट पे ग्रेविटी अलग होगी तो फिर वो उससे भी हो जाएगा। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। मैम तो उसके फॉर्मूले में तो आता ही है, एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले में ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ आती है एस्केप वेलोसिटी? 2gh, 2gh आती है, √2gh आती है ना। नहीं तुम मेन ऐसे भटको मत, मेन कॉन्सेप्ट यही है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? हो गया था मैम। एस्केप वेलोसिटी 16 है और अनदर प्लेनेट की डेंसिटी दिस, तो आई थिंक ये तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। वी एस्केप अंडर रूट GM अपॉन क्या फॉर्मूला है? 2gm आता है शायद, अंडर रूट 2gm अपॉन कैपिटल R। तो देखो तुम्हें बस मास निकालना है, रेडियस दे रखा है, तो मास कैसे निकाल सकते हो भाई? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखो ये एस्केप वेलोसिटी है अर्थ की, किसी और प्लेनेट के लिए क्या होगा? अंडर रूट 2g m डैश अपॉन r डैश। r डैश दे रखा है बट m डैश नहीं है, तो m डैश निकालोगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। r कितना दिया भाई? 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। डेंसिटी कितनी दे दी? 2 टाइम्स ऑफ अर्थ। तो यहाँ से मास ऑफ अर्थ के कॉन्सेप्ट में m डैश निकल आएगा। देखो कितना आया? 3 3 से 9, 9 3 से 27 और 27 इंटू 2 मल्टीप्लाई 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब और डेंसिटी ऑफ अर्थ।
तो ये सारा किसका मास हो गया, अर्थ का। तो एम डैश कितना आया, 54 ऑफ मास ऑफ अर्थ, सही है। तो तुम Yes, यहाँ पे प्लैनेट के लिए आराम से निकाल लोगे, √2 g एम डैश कितना लिखोगे, 54 ऑफ मास ऑफ अर्थ अपॉन आर डैश कितना हो जाएगा भाई, 3 टाइम्स ऑफ आर, ये लो। तो ये 3 कितने पे कटेगा, 54 पे कितने पे कटेगा, 2 gm अपॉन आर, ये तो तुम्हारी अर्थ के बराबर है, ये तो अर्थ के बराबर है, तो ये 27 पे कटेगा, मैम 18 से 54 पे 18 पे कटेगा, ठीक है। √18 और 2 gm/r तुम्हारे पास 16 है, तो निकाल लो ये प्लैनेट बहुत इजीली। देखो जब भी मास ऐसे पूछे तो हमेशा मास से निकालते हैं, अभी मास भी तो चाहिए होगा, तो मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके। तो किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³ होता है, यानी प्लैनेट का भी यही लेंगे। जिसको ना आ रहा हो प्लीज पूछ लेना, तुम लोग कुछ नहीं लिख रहे हो आपके बाद चैट बॉक्स में, या तो सो रहे हो या पता नहीं क्या कर रहे हो। सुमित क्या कर रहा है, सुमित मैम कुछ नहीं क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन कर रहा है, मैम, मतलब कुछ नहीं। बताना मैंने क्या करवाया है ये। मैम आपने बताया है कि उसके वेलोसिटी ऑब्जेक्ट से 16 किलोमीटर है। 54 क्या निकल के आया है यहाँ पे सुमित, एम डैश मैम क्या है एम डैश, मास है प्लेनेट का, कौन से प्लैनेट का, वही जो मैम ले रखा है हमने, मतलब वो दे रखा है उसमें क्वेश्चन में। मुझे पता है तुम्हारा ध्यान नहीं है यहाँ, ठीक है। मैम अब रेडियस निकालेंगे ना, रेडियस तो दे रखी है ना 3r, गिवन है वो तो, रेडियस तो गिवन है 3r, निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे √2 gm/r रख देना, 16 दे रखा है। मैम ये क्वेश्चन बिना मास निकाले भी हो जा रहा है। कैसे, मैम डायरेक्ट जो मास का फॉर्मूला इधर आया है 4/3πr³ इनटू डेंसिटी, उसमें डेंसिटी और रेडियस को चेंज करके बाकी सारा फॉर्मूले में सेम ही भट तो के है, आंसर। सेम ही चीज है, सेम है, फॉर्मूले से क्यों भटकना, ये फॉर्मूला दे तो रखा है 2 gm/r, बस यहाँ पे एम डैश की वैल्यू उठा के रख दो, आर डैश 3r दे ही रखी है, ठीक है। निकाल लोगे फिर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, यहाँ से वीपी निकालनी है, बहुत आसानी से, सब कर तो दिया, वैल्यू रखनी है 16। 10th आ जाओ, कह रहा है कि अगर सॉलिड स्फीयर है तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है। क्या होता है भाई, एक स्फीयर के अंदर पहले तो बढ़ती है, कहाँ तक बढ़ती है, r तक, फिर उसके बाद घटनी शुरू हो जाती है, बट ये कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पर तुम्हारी पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ बनती है, 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल सब किस में है, ऑल आर इन नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्शन है यहाँ पे। तो इसका कौन सा फॉर्मूला ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट में ए ऑप्शन, फर्स्ट तो यहाँ पर ग्राफ 4th क्वाड्रेंट में बनेगा। सिमिलरली पोटेंशियल के ग्राफ भी 4th क्वाड्रेंट में बनेंगे। 11 कर लोगे इसको, हो गया था मैम। 11th कर लिया था ना, आराम से हो जाएगा बेटा। पोटेंशियल किस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, सॉरी, 2 bodies are this, the gravitational potential at a point on this line joining them where the gravitational field 0, मतलब gravitational field 0 निकालो और उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालो बाद। तो ये 4m और ये 9m, इनके बीच में r डिस्टेंस की दूरी है, तो मैं मान लेती हूँ कि मेरा फील्ड यहाँ 0 हो जाएगा, जो यहाँ से कितनी दूरी पे है x, तो ये कितना हो जाएगा r - x। यस मैम। बस फिर फॉर्मूला लिखना है g 4m 9m, सॉरी फील्ड निकाल रहे हैं ना कि फोर्स। यहाँ से कितना है x², 9m वाला कितना हो जाएगा g 9m अपॉन r - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फाइंड द x वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू, यस मैम। x की वैल्यू निकाल के उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल देना। फॉलो कर लेंगे इस क्वेश्चन को, इजी है।
बस x निकालना है यहाँ से। अब कैलकुलेशन पार्ट अपने आप कर लेना भाई। 2/3 इक्वल्स टू x अपॉन r माइनस x। ये 2r माइनस 2x इक्वल्स टू 3x। कितना आया ये? 2r इक्वल्स टू 5x। x कितना आया? 2r/5। 2/5r सॉरी। ये लो, इस पॉइंट पे तुम्हारा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो यहाँ से 2, अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, निकाल लोगे। इस ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? इस मास की वजह से होगा और इस वाले मास की वजह से होगा। तो टोटल पोटेंशियल एट ए माइनस जी, इसका मास कितना है? 4m। डिस्टेंस कितना है? 2r/5, 5 ऊपर चला जाएगा, माइनस 9m वाला कितना बनेगा? माइनस 9m। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? r माइनस 2r/5, 3r/5। ये 3r ऊपर, ये लो 5। बस हो गया क्वेश्चन, ये सॉल्व कर लेना। हो जाएगा? करूँ आगे बढ़ूं? यस मैम। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया था, 12th क्वेश्चन। यस मैम, मुझे तो सबसे इजी लगा पूरे पेपर में। सबसे इजी क्वेश्चन तो यही था। तो किस किसने अटेम्प्ट किया है ये क्वेश्चन? मैम डायग्राम डरावना लग रहा है थोड़ा। आर्यन, राहुल, मैम देख मैंने भी नहीं किया था, फिर बाद में देखा तो फिर लगा पता नहीं इतना इजी है। हाँ है ना। देखो सारे कैंसिल हो गए। 5m ने 5m कैंसिल कर दिया क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे ना, ये इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको यहाँ। 7m इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा और ये 7m इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा। ये 4m है, ये 4m भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये वाला कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2m और ये 2m, 3m 3m बचा कौन सा? ये 3m। 3m एंड m। बस तो कितना बचा भाई ग्रेविटेशनल फोर्स? G 3m कैपिटल M अपॉन इनके बीच की दूरी 3 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सही है। मैंने तुम्हें से पहले ही बोला है, जो सवाल जितना डरावना लगे वो उतना इजी है, पढ़ के देख लिया करो और हर बार ये बात सही हो। बोलने की याद आ गई थी टेस्ट में, तभी की है ये, नहीं तो मैं भी छोड़ने वाला था। हाँ तो मैंने तुम्हें जो चीज कही है ना वो लास्ट तक याद रखना, ऐसी नहीं कही मैंने। एक्सपीरियंस है बहुत सालों का, बता रही हूँ। जो पेपर में डरावना लगे ना उसको तो जरूर पढ़ना, और जो जितना इजी सवाल लगेगा ना उसको भी 2 बार देखना कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ जरूर हो रही होगी। जो सवाल जितना इजी लग रहा हो मतलब वहां खतरा है, ठीक है। ये भी देखना, फिजिक्स में यही होता है। ये वाला हो गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखी है और चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी याद होगा तुम्हें ये फॉर्मूला V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर पढ़ा हुआ है। तो dv इक्वल्स टू ई माइनस डॉट डी आर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, लिमिट लगा दोगे 12 से 5। हाँ अब ये तो सारा ही इजी था भाई, पेपर तो बहुत इजी था इस बार, क्या करें। मैम पेपर ना बोलो, टेस्ट मैम फिजिक्स का टेस्ट बोल सकती हो। इजी था ना वैसे, मुझे तो सही लगा। हाँ मैम वो तो ठीक था। तो यहाँ आपके लिए सही है। तो यहाँ से पोटेंशियल निकाल लोगे? बोलो यहाँ से पोटेंशियल निकाल सकते हो कि नहीं? dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखा है 5i प्लस 12j, ठीक है। वेरिएबल नहीं है ना तो इंटीग्रेशन मत लिखो, हटा दो। वेरिएबल नहीं है ना तो डायरेक्ट आ जाएगा। v इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। डी आर कितना है? डॉट 12i प्लस 5j क्या बोलो। तो ये कितना आएगा? 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, 60 और 60 120 आया है। पर देखो ये माइनस साइन भी है तो माइनस का 120 आया है। ये आया है अभी पोटेंशियल।
अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया है कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में वहां पर चार्ज इंटू पोटेंशियल होता था, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में क्या लगेगा, मास इंटू पोटेंशियल, यही तो सिखाया था। तो मास कितने का है यहाँ पे देखो कितना, 2, तो 120 इंटू 2 यानी 240। इजी था ये क्वेश्चन, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलेट होगा। 14th, तो 14th में भी वही कॉन्सेप्ट है कि पार्टिकल अगर पास आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो उस एरिया को कवर करने में कितना समय लगेगा, कम समय लगेगा ना। तो पार्टिकल, अगर ये सन है, इसके पास दो पोजीशन है, या तो पहले पार्टिकल ए पे होगा या सी पे। अगर पार्टिकल ए पे है तो वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सी। अगर वी ए ज्यादा है तो टाइम किसका ज्यादा हो जाएगा भाई, सी वाले का टाइम ज्यादा हो जाएगा क्रॉस करने में। मेरी बात समझे, टाइम ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये इस तरीके से होगा कि इक्वल एरिया विल कवर्ड इन इक्वल टाइम। मेरी बात समझ में आई। तो अब कौन सा सही कह रहा है, देखो, द टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग डी ए बी, यानी ये पूरा पोर्शन इज लेस देन दैट फॉर बीसीडी। तो यानी इस बीसीडी वाले में कम लगा होगा। बोलो सही है कि गलत है, सही है ना। ए पॉइंट पे तुम्हारा पार्टिकल पास है, सी पे दूर है, तो यानी यहाँ पर सिमिलरली ज्यादा टाइम लगा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक हो गया देखते ही। हाँ सही है ना भाई, डीएबी में कम क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे इस सन के पास है तुम्हारा प्लेनेट ए पॉइंट पे, तो यहाँ पर फास्टर मूव करेगा, फास्ट, तो जल्दी कवर करेगा, तो टाइम कम लगा, और यहाँ टाइम लगेगा ज्यादा, लार्ज टाइम। क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया था सबने, इजी क्वेश्चन है ये भी। यस मैम। बस जीएम बाय आर्ट्स के लिए लगाना है। मास ऑफ अर्थ रख दो, मास ऑफ ये ग्रेविटी रख दो, रेडियस ऑफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें G/6 दे रखा है, और ये मास तुम्हें 81 दे रखा है, और ये तुम्हें रेडियस ऑफ मून, तो रेडियस ऑफ मून निकालना है स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे, इजी है। इस स्मॉल जी को क्या लिख सकते हो, ग्रेविटी m अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू 6 इक्वल्स टू GM अपॉन 81 इंटू मून की रेडियस का स्क्वायर। GM से GM कट गया, तो देखो मून की रेडियस किसके बराबर आ गई भाई, r स्क्वायर ऑफ मून इक्वल्स टू 6 अपॉन 81 अपॉन मून, यहाँ पे अर्थ की रेडियस हो जाएगी, तो इनका स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो ये क्या आया, r ऑफ मून अपॉन r ऑफ अर्थ किसके बराबर आया, √6 अपॉन 9। ठीक है, तो यहाँ से बस तुम्हें निकालना था कि किसके बराबर कौन पूछा है, तो 9/√6 यही कुछ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सही है, आ जाओ आगे करते हैं। 16, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में विद द स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। ये तो बहुत इजी है, ये भी कर लिया होगा, कर लिया था। दिस वन इज ऑल्सो इजी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की सर्कुलर ऑर्बिट की स्पीड जो है हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है भाई, GM/r, और ये किसके बराबर है, एस्केप वेलोसिटी के आधे के, एस्केप √2 GM/r। एक सेकंड, सैटेलाइट एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। अच्छा, सर्कुलर ऑर्बिट, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये डिस्टेंस कुछ और होगा, इसको मान लो ये स्मॉल r है। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर, ये ठीक है ना, मैंने स्मॉल r क्यों लिया, समझ में आया, क्योंकि ऑर्बिटल में कोई पार्टिकल घूमेगा तो इन दोनों के बीच की दूरी मैंने स्मॉल r मानी है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी शुड बी स्मॉल r। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो तो GM अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया, ये 1/4 2 GM अपॉन कैपिटल R, तो ये 2 ही आया, फिर भी GM से GM कट गया, तो R स्क्वायर कितना आया यहाँ से, नॉट R स्क्वायर, ओनली R है ना, तो यहाँ से R कितना आया बेटा, 2R के बराबर, और ये R 2R के बराबर है, दैट मीन समझ गए, एक तो इसमें स्मॉल r होगा, तुम्हारा अर्थ की रेडियस होगी R, और एक R और होगा,
देखो मैं आर को क्या लिख सकती हूँ, आर प्लस एच इक्वल्स, इस आर को मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, इस स्मॉल आर को लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस एच। भाई ये भी तो डिस्टेंस ही है, ये अर्थ की रेडियस हो गई, बाकी ये एच हो गया, और ये 2r के बराबर आया है, तो यहाँ से h किसके बराबर आया, r के, सिंपल सी बात है। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 1। बोलो क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, बस हाफ करना था, स्मॉल r निकाल लो, 2r आ गया, ये लो, और ये r में क्या लिख सकती हूँ, r प्लस एच, ये लो, यस मैम। ये तुम्हारा है अर्थ, ये तुम्हारा कोई भी सैटेलाइट है। भाई ये दूरी आर ई है, और सैटेलाइट को तो देखो इसका तो नेग्लिजिबल हो जाता है, तो बेशक सेंटर टू सेंटर ले लो। इफ दिस इज आर ई और ये एच है, तो भाई मेरा जो मैंने स्मॉल आर माना है वो आर प्लस एच हो जाएगा, बस ये करना है। 17th हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द बॉडी बोला है, बस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो एक बॉडी को कहाँ लिफ्ट करके ले जा रहे हो भाई, 8 टाइम ऊपर, तो 8 टाइम ऊपर यानी माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू 8 टाइम्स ऊपर जा रहे हो, तो यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, कितना लिखूं, मैम 9। lifted up from the surface of the earth to a height 8 times, ओहो 8 times the radius of the earth, यानी 9 सरफेस से कितना ऊपर चले गए तुम, मैम 9R हो गया ना। 9r, तो फाइनली 9r चले गए। अब देखो u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये माइनस है, फिर माइनस माइनस करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो g स्मॉल m कैपिटल m, इनिशियली कितने थे सरफेस पे यानी r। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, यस मैम। 18th, a person bring 1 kg from infinity to a point, he did minus 4 joule of work and the final speed of this, what is the potential at the point if the body was at rest initially। ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में करवाया था, एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड में। फॉर्मूला क्या करवा रखा है तुम्हें मैंने, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V, ये कराया है। अगर कंजर्वेटिव लगाते हो वर्क डन बाय कंजर्वेशन, तो ये माइनस Q इंटू डेल्टा V हो जाता है, यानी Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, यही है फॉर्मूला। यहाँ पर ये Q की जगह मास में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, मास कितना उठा के लाए हो भाई, 1 kg का मास है, तो इसको 1 ही रहने दो, 1। V फाइनल, फाइनल कहाँ पे लाए हो, उसी का पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ लिखो V फाइनल। इनिशियली कहाँ से उठा के लाए हो, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या लेते हो भाई, 0। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था बेटा, जब तुम्हारे पास इस तरीके से हो कि वेलोसिटी और वर्क डन में रिलेशन हो और कुछ समझ में ना आए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना कहा था। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोलो यस और नो। यहाँ पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, मान लो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स तुम्हारा कौन सा फोर्स होगा, पोटेंशियल है ना, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव लिख लो, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब मेरे को बताओ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से प्लस का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, बोलो। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हाफ m V फाइनल का स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी तुम्हारा पोटेंशियल ने कितना वर्क डन किया है, कितना वर्क डन दे रखा है भाई पोटेंशियल का, -4 जूल, देखो दे रखा है ना -4 जूल। कंफ्यूज, सब कंफ्यूज चले गए, सो गए, सो गए मैम हम तो, क्या हुआ, नो मैम नहीं सोए।
तो फाइनली तुमसे वेलोसिटी तुम्हें फाइनल देखो क्या हो जाएगा, इनिशियली रेस्ट पे है तुम्हारी, इनिशियली रेस्ट पे है, फाइनल स्पीड 2 मीटर सेकंड दे रखी है, तुम्हें पोटेंशियल भी दे रखा है यहाँ पे -4 जूल का, तो यहाँ पर ये माइनस ये प्लस हो गया यहाँ पे +4 जूल। हाफ मास कितना था अपना 1, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 2 2 जा 4 +4, ये कितना आ गया 4 और 2 6 आ गया भाई वी फाइनल। ठीक है, वी फाइनल ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम्हें ये -4 जूल वर्क किसका दिया है, ए पर्सन ब्रिंग, यानी ये पर्सन का काम है एक्सटर्नल का, तो इसका मतलब कंजर्वेटिव वाला कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा ना, मेरी बात सुन रहे हो, तो प्लस वाला साइन आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये +4 लिखा है मैंने। कभी कहो मैम ये +P है लेकिन यहाँ -4 है, आपने माइनस क्यों नहीं लिखा -4, बिकॉज ये पर्सन का काम है, तो पर्सन वाला काम इसका नेगेटिव, अब मैं यहाँ पर कंजर्वेटिव लिख रही हूँ, वी नो वी कंजर्वेटिव इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ठीक है, इस वजह से 19th हो जाएगा, 18th में सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था ओनली, ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, अभी रिवीजन कराइए हाल ही में, तब ये हाल। 19th बोलो, 19th कौन कौन ने अटेम्प्ट किया है ये, मैम हो गया था। 19th तो इजी है भाई, रेशियो ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट r/2 और एट ए डेप्थ। तो देखो हाइट के लिए ना सेफर साइड के लिए यही फॉर्मूला लगाया करो gm/r + h का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो तुम वो फॉर्मूला यूज करते हो ना 1 - 2h/r, वो अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला होता है, फॉर द कंफर्म आंसर यही वाला फॉर्मूला लगाओ। अब हाइट r/2 दे रखी है, तो आई थिंक हो जाएगा ये, कितना आ जाएगा 3r²/4। ठीक है, और डेप्थ के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि डेप्थ का शॉर्ट फॉर्मूला होता है क्या 1 - h/d, यही फॉर्मूला होता है 1 - h/d, 1 - h/r। ठीक है, तो 1 माइनस कितनी नीचे जा रहे हो भाई r/2, डेप्थ के लिए एक्यूरेट फॉर्मूला है, और ये तुम्हारा r, तो r से r कट गया, यहाँ पे ये कितनी आई ग्रेविटी, यहाँ पे g की वैल्यू होती है, यानी ये आई तुम्हारी g/2, तो इसको तुम gm/r² को g भी लिख सकते हो, यानी ये हो गया तुम्हारा 4/3 ऑफ g, तो कर दो gh/gd 4/3g इंटू g/2, तो 2 ऊपर चला गया, g से g गया, कितना आया 8/3। हाँ 8/3 तो ऑप्शन ही नहीं है, कुछ गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ किया 2r + r, अच्छा ये 3r का स्क्वायर नहीं किया, देखो यहाँ पे 9 बनेगा, ये 9। ठीक है, 3r का स्क्वायर रह गया, 9 कर लिया था सबने, हो गया। यस मैम। बस ये देखो मेरी बात सुनो, हाइट के लिए कभी भी वो वाला फॉर्मूला मत लगाना जो रट के बैठे हो, g × 1 - 2h/r, वो अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है, हर कहीं काम नहीं करता, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला सीखो। बट डेप्थ के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो कभी भी, एट एनी डेप्थ, कुछ भी डेप्थ दी हो ये लग सकता है। 20th एस्केप वेलोसिटी पूछी है जो प्रोजेक्ट करी गई हो इतने एंगल से, तो देखो प्रोजेक्शन तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी डिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगी कि कितनी दूरी से फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, बट उस पर डिपेंड नहीं करेगी कि तुम कितनी एंगल बना के किसी भी वेलोसिटी को दे रहे हो। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल, तो इसकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी, डज नॉट चेंज, तो 11.2 ही रहेगी। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड एंगल पे डिपेंड नहीं करेगी, बट प्रोजेक्टेड डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आ जाओ, इनमें से बताओ कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए थे, इसमें से मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट 1 ही कराऊंगी जो तुम्हारे काम के हैं। एक तो 21 वाला, ठीक है, 21 वाले में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, p² किसके बराबर होता है भाई r³ के, तो तुम्हें टाइम
निकालना है। देखो एक का टाइम दे रखा है 90 मिनट और दोनों डिस्टेंस दे रखी है 9000 अपॉन 9010। ठीक है, रेडियस है ये, तो इनका क्यूब हो जाएगा। टाइम कितना दे रखा है, इफ द नियरर सैटेलाइट हैज ए पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 90 मीटर, तो नियरर वाला कौन सा है भाई, 9000 वाला, तो यानी उसका टाइम पीरियड 90 मिनट है। दूसरे वाले का टाइम पीरियड कितना निकालना है, तो टी स्क्वायर, तो एक टी निकल जाएगा यहाँ से 21 वाले में। मैम इतना लेंथी करना था ये? इससे इजी तुम्हें पता है क्या? मैम पर बहुत लेंथी चले जाएगा, कैलकुलेटिव है। हाँ बस ठीक है, लेंथी चला जाएगा थोड़ा। कॉन्सेप्ट तो बस कॉन्सेप्ट याद रख लो, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, और इसमें तुम्हें इम्पोर्टेंट वन 23 अच्छा है। 23 बताओ कैसे करेंगे। पोटेंशियल दिया हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट एंड अदर, मतलब ये कह रहा है कि हम इस सरफेस से लेके किसी इस को 10 मीटर की दूरी पे लेके जाते हैं, तो मुझे कितना काम करना पड़ रहा है भाई, इतना काम करना पड़ रहा है 4 जूल पर केजी। यानी ये पोटेंशियल दे रखा है तुम्हें सीधा सीधा। कह रहा है कि अगर मुझे 2 किलो के मास को 5 मीटर की दूरी पे लेके जाना हो तो क्या काम तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये किया था, बोलिए। यस मैम। हाँ, टेस्ट से पहले 21-22 दोनों के थे, दोनों हो गए थे। बताओ क्या करने का, बहुत इजी है। इसको कैसे करोगे, वर्क डन निकालना है। तो देखो तुम्हें वर्क डन का फॉर्मूला क्या पता है, मास इनटू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। तो यहाँ पे वर्क डन कितना दे रखा है 4 जूल। कितने मास को लेके जा रहे हो, 1 केजी के मास को लेके जा रहे हो। चेंज इन पोटेंशियल यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मैं 10 मीटर की हाइट पे लेके गया तो मुझे वर्क डन करना पड़ा 4 जूल। मैं अगर 1 मीटर की हाइट पे लेके जाऊंगा 1 किलो के मास को, 1 किलो के मास को, तो कितना करना पड़ेगा 4/10 जूल। भाई 1 मीटर की हाइट पे लेके जाओगे तो 4/10 जूल का काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1 केजी मास को लेके जा रहे हो। तुमसे पूछा है 2 केजी वाले मास के लिए। अब देखो तुम्हें 5 मीटर के लिए पूछा है, तो 5 मीटर के लिए क्या करोगे, 4/10 मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दिक्कत आई, यहाँ पर मास कितना है 2 केजी और यहाँ पे मास कितना था 1 केजी। तो भाई डबल के लिए ये वाला वर्क डन भी डबल हो जाएगा ना, तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, तो कितना आंसर आया 4 जूल। समझ में आया, यूनिटरी मेथड से किया है मैंने। क्या किया कि 10 मीटर पे ले जाने के लिए वर्क डन कर रहे थे 4 जूल का, तो 1 मीटर पे ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा 4/10 जूल। 5 मीटर पे ले जाने के लिए, क्योंकि वो 5 मीटर का पूछ रहा है, तो करना पड़ेगा 4/10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना आया 2 जूल। बट ये 2 जूल आया किसका, कितने केजी मास का, 1 केजी मास का आया ना ये। तुम्हें कहां तक लेके जाना है 2 केजी, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 2 से मास से और मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 जूल। समझ में आया। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22 को किससे करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन। बस एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है इसमें। समझ गए कैसे लगाओगे। प्लैनेट की स्पीड दे दी है, अपवर्ड जा रहे हो, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद क्या क्या होगा वो लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है। कैसे लगाओगे 22 में, टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो मान लेना मैक्सिमम हाइट पे जा रहे हो, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनली मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए, मतलब अब उससे ज्यादा वो अपनी वेलोसिटी से तो नहीं जाएगा। अगर कोई प्लेनेट उसको पकड़ के खींच लेगा तो उस ऑर्बिटल वेलोसिटी से वो चला जाएगा, उसकी खुद की वेलोसिटी फाइनली कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, मान लो ये h हाइट दूरी पे चला गया, तो कैसे करने का, यहाँ पे देख लो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी मान लो 12m v²
इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी सरफेस से फेंक रहे हो तो माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू ये डिस्टेंस आर, फाइनली जीरो हो गई काइनेटिक एनर्जी। ये कितना हो जाएगा माइनस जी एम स्मॉल एम, मान लो एच हाइट ऊपर गया है तो ये हो जाएगा आर प्लस एच। ठीक है, बस ये लगाना था यहाँ पे। v की वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है रूट जी आर, तो यहाँ पर तुम जी आर लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा एम जी आर बाई 2। कर लोगे अब इस क्वेश्चन को? हो गया अब इस क्वेश्चन, ये एनर्जी कंजर्वेशन करना था। अब देखो ये mgr में है और ये gmm बाय r में है, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो भाई? स्मॉल g किसके बराबर आता है? कैपिटल gm अपॉन आर स्क्वायर। तो इस g को की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, इस g की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, हो जाएंगे बेटा। एनर्जी कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, मोस्टली सवाल वहीं से बनते हैं। मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो। किसी को डाउट है तो बोलो। आई थिंक पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है, आज के पेपर में सब चुप बैठे हुए हैं। ठीक है फिर देन, बाय एवरीवन। किसी को कुछ नहीं पूछना, तुम डाउट तो होनी चाहिए। हाँ कृतिका बोलो, क्या कह रही हो? कृतिका बोलो। मैम कुछ नहीं, वो लास्ट क्वेश्चन। आ गया समझ? यस मैम। पक्का? तो वो Yes, ग्राफ ma'am. इसलिए नीचे आता है क्योंकि उनका ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल सब फोर्थ में बनता है। नेगेटिव होती है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का फील्ड भी कैसे लिखोगे? माइनस में, तो इसीलिए ग्राफ फोर्थ में बनता है। यहाँ पे हर किसी का फोर्थ में बनेगा। चल बाय बाय, अभी बाय।